ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो गुप्ता एंड गुप्ता जो सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है उसी का चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको शॉर्ट में सॉम बोलते हैं या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों का सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसी का क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग गुप्ता का ही फर्स्ट से लेकर के 9th चैप्टर तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से सॉल्व करते हुए हम लोग सॉइल मैकेनिक्स CPM और BMC तक सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में भी हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। 4th नंबर का पार्ट होगा। हम लोग फर्स्ट पार्ट से लेकर के 1 से लेकर 113 तक का क्वेश्चन का सोल्यूशन डिटेल्स में देख चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग 114 से आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का अगर देखे जाए तो 114 आएगा। फर्स्ट पार्ट का हम लोग आएगा चैप्टर का गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का जो बुक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो सिविल इंजीनियरिंग का JEE हो या AE हो, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो इसी में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 113 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, 113 तक सॉल्व कर चुके थे। 114 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 113 114 हाँ 113 से देखते हैं। तो 113 का हम लोग देखे थे, जो रेक्टेंगुलर शाफ्ट है तो इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम शियर कहाँ लगता है। तो मैक्सिमम शियर जो लगता है, जो लॉन्गर साइड होता है उसको मिडिल साइड में देखा है। हम लोग देखे थे इस तरह से इसका डायग्राम अगर जो बनता था, डायग्राम जो बनता था लॉन्गर साइड में, अगर मान लीजिए ये है तो इसका स्ट्रेच बनेगा इस तरह से बनता है। और शॉर्टर साइड में अगर देखा जाए तो ये तो मैक्सिमम जो होता है वो लॉन्गर साइड में होता है। तो मिडिल पोर्शन पे होता है, लॉन्गर साइड में मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14th नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है। ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, सॉलिड है और सर्कुलर है, शाफ्ट लेंथ कितना दिया हुआ है 6 मीटर, इज बिल्ट है मीन्स फिक्स है इन एट इट्स एंड एंड सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क 60 kN एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट एंड से। और आगे पढ़ लेते हैं रिएक्टिव टॉर्क एट द लेफ्ट एंड एंड द राइट एंड। कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, एक मेरा सॉफ्ट है, एक मेरा शाफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो एंड है मान लीजिए ये A है, ये B है, ये फिक्स दोनों साइड में बिल्ट किया हुआ है। और तो पूछ रहा है कि एंड पे टॉर्क कितना लगेगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए इस पर TA लग रहा है, इस पे मेरा TB लग रहा है, सेम डायरेक्शन में हम एज्यूम किए हैं। और क्या बोल रहा है, इसका जो लेंथ है टोटल 6 मीटर दिया हुआ है। और एक क्या दिया हुआ है कि 2 मीटर डिस्टेंस पे एक टॉर्क लग रहा है, कितना लग रहा है, तो लग रहा है इसका 60 kN। तो इसको हम लोग T एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से फिगर हो गया। मान ली E है, ये B है, ये C है, C पे एक टॉर्क लग रहा है T। तो पूछ रहा है कि A और B का वैल्यू कितना होगा, तो निकालना। तो इसको हम लोग सिमिलर अगर समेशन ऑफ एपेक्स किया जाए तो इसका और इसका अगर जोड़ करके देखा जाए तो पहला इक्वेशन हम लोग देखते हैं TA प्लस TB इज इक्वल टू T आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई भी टॉर्क है अगर फिक्स है तो A और B का जो एंगल रहेगा, टोटल एंगल जो रोटेशनल ट्विस्टिंग एंगल जिसको बोलते हैं, मीन्स थीटा A और B जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। टोटल जो ट्विस्टिंग होगा फिक्स एंड पे तो वो 0 होगा। तो थीटा A और B इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर बीच में अगर C पे निकाला जाए तो इसको और पार्ट में क्या इसको अगर पार्ट में ब्रेक करके अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा AB को थीटा AC प्लस थीटा CA, CB, थीटा A से C और C से B, तो थीटा AC प्लस CB, ठीक है। AC प्लस CB इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ से और क्या कह सकते हैं, थीटा AC इज इक्वल टू माइनस थीटा CA। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा AC इज इक्वल टू माइनस थीटा CB, ठीक है। ये थीटा हो गया ट्विस्टिंग एंगल हो गया, जब एक टॉर्क दिया हुआ है इसका ट्विस्टिंग एंगल जो होता है वो दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं जो थीटा का कितना वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला जो होता है स्लोप ट्विस्टिंग का तो कितना होता है, वो टॉर्सन इक्वेशन से देख लेते हैं। टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है मेरा, ये आया, इसका अगर सिंपल देखा जाए तो इसका जो इक्वेशन होता है टॉर्सन इक्वेशन T डिवाइड बाई I पोलर इज इक्वल टू G थीटा डिवाइड बाई L इज इक्वल टू टॉ डिवाइड बाई R। ये होता है मेरा टॉर्सन इक्वेशन। इसी से निकाल लेते हैं थीटा का वैल्यू यहाँ से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये ट्विस्टिंग एंगल का वैल्यू कितना मेरा आ रहा है, TL डिवाइड बाई GIP।
ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाएगा और से तो मटेरियल सेम है, एक ही टॉर्क है, तो ये सेम रहेगा दोनों के लिए। आईपी का वैल्यू भी सेम रहेगा क्योंकि एक ही सॉफ्ट है। लेंथ है जो वेरी करेगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड पे था। तो अगर मेरा जो ओरिजिनल जो फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा था टी, इधर लग रहा था मेरा टी ए, इधर लग रहा था मेरा टी बी, ये था 2 मीटर। तो ये 2 हुआ, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ए बी ये सी और ये बी था तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी ए इंटू 2 लेंथ हो जाएगा। अभी हम लोग फार्मूला देखे थे टी एल डिवाइड बाई जी आई पी। इसी फार्मूला पर बैठा था टी ए इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी बी। टी बी को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए थे तो टी ए प्लस टी बी इज इक्वल टू टी था। तो टी बी को हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस टी ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इसका कितना है 4। इससे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा टी ए और टी बी का जो वैल्यू आ जाएगा उसको निकाल लेंगे। टी ए का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, टी ए का वैल्यू सोल्व करने के बाद मेरा जो आ रहा है 40 आ रहा है। ठीक है। तो टी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि ऐड करेंगे तो टी बी का वैल्यू मेरा आ जाएगा कितना 20। तो 40 और 20 आ जाएगा। सिंपल इक्वेशन वही करना था, नॉर्मल इक्वेशन लगाना था। इसमें एक एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू 0 करके टी और टी में रिलेशन निकालेंगे। टोटल स्लोप जो है या ट्विस्टिंग एंगल बोला जाएगा ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा स्लोप सी बी। इसी इक्वेशन से स्लोप बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, टी एल डिवाइड बाई जी आई इक्वल टू स्लोप। तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल लिए थे। इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है 40 और 20 आ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 40 और 20 मेरा इसमें लेफ्ट पे आएगा मेरा 20, और टी ए का वैल्यू आ गया था मेरा 40 और टी बी का वैल्यू आ गया था मेरा 20। इस क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है। रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी किसमें स्टोर, किसमें हॉलो सॉफ्ट और सॉलिड सॉफ्ट। हॉलो सॉफ्ट और सॉलिड सॉफ्ट का रेशियो पूछ रहा है स्ट्रेन एनर्जी का। तो यू हॉलो डिवाइड बाई यू सॉलिड पूछ रहा है कितना होता है। इसका फार्मूला होता है, अगर इसको देखा जाए सोल्व करके, तो हाफ टी इंटू थीटा जो स्ट्रेन एनर्जी होता है, इसी को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो रेशियो होता है ये स्ट्रेन एनर्जी होता है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए मटेरियल। अगर हॉलो सॉफ्ट और सॉलिड सॉफ्ट का निकालेंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो डी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर डिवाइड बाई डी ए स्क्वायर आता है। ये हो गया यू डिवाइड बाई यू एस का रेशियो। यही में अगर टॉर्क का रेशियो पूछता तो टॉर्क का जो रेशियो होता है टी हॉलो बाई टी सॉलिड तो होता है D4 का रेशियो होता है, D4 माइनस D4 डिवाइड बाई D4। ये नीचे जो होता है कैप्स वाला होता है, मीन्स एक्सटर्नल डायमीटर या सॉलिड का जो डायमीटर दिया हुआ है उसका रेशियो होता है। इसमें भी वही होता है। ये हो गया मेरा UH डिवाइड बाई US स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, और ये हो गया टॉर्क का स्टोर। अगर सेम टॉर्क है, सेम स्ट्रेस एनर्जी है, सॉरी सेम शियर स्ट्रेस है, ये जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया UH डिवाइड बाई US, और ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये हो गया मेरा TH डिवाइड बाई TS। कब, जब मेरा शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है या दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पर देख लिया हम लोग स्ट्रेन एनर्जी पूछा था तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द इंटरनल रेडियस, क्या बोल रहा है, इफ़ द इंटरनल रेडियस ऑफ हॉलो सॉफ्ट इज n टाइम्स द एक्सटर्नल रेडियस। रेडियस यहाँ पे दिया हुआ, एक ध्यान देना कि रेडियस में अभी पूछा है। इन द इंटरनल रेडियस, मान लीजिए r अगर इंटरनल रेडियस है हॉलो सॉफ्ट का, तो r i जो है वो कितना है n टाइम्स r एक्सटर्नल का। ठीक है। देन द रेशियो ऑफ टॉर्क कैरिड बाय द हॉलो सॉफ्ट, हॉलो रेशियो टॉर्क का रेशियो पूछ रहा है। हॉलो सॉफ्ट एंड सॉलिड सॉफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। यहाँ पे देखा हुआ है दोनों जो सॉफ्ट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो सेम मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। दूसरी बात इसमें क्या दिया हुआ है कि शेयर स्ट्रेस सेम है। पहला तो एरिया सेम है दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और दूसरा जहाँ शेयर स्ट्रेस सेम है। तो पूछ रहा है कि दोनों का जो टॉर्क का जो रेशियो होगा TH या TS का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले निकालते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से, इसका R का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ऐसे TH का अभी फार्मूला भी हम लोग देखे थे, TH बाई TS का कितना हो रहा था मेरा D4 माइनस D4 डिवाइड बाई D4 आ रहा था। ठीक है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग TI का नहीं है तो सबसे पहले दूसरा इक्वेशन हम लोग लगाते हैं एरिया का। क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है
एरिया ऑफ हॉलो इज इक्वल टू एरिया ऑफ सॉलिड। ये दिया हुआ क्वेश्चन में, तो सॉलिड हॉलो जो सॉफ्ट है उसका एरिया कितना होगा, तो पाई आर के फॉर्म में लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सॉलिड का अगर मान लेते हैं आर एस मान लेते हैं तो आर एस का होल स्क्वायर। तो आर कितना दिया हुआ है मेरा, एन दिया हुआ है, एन आर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आर अगर कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर डिवाइड इज इक्वल टू आर सॉलिड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा आर एस का वैल्यू निकल जाएगा। तो आर एस का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आर एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस एन स्क्वायर, या फिर आर एस का देखा जाए तो अंडर स्क्वायर रूट 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया आर एस का वैल्यू में। सॉलिड जो सॉफ्ट है उसका जो रेडियस हो गया उसका वैल्यू ये हो गया। और ये आर जो था वो इंटरनल ये हॉलो सॉफ्ट का था। हॉलो सॉफ्ट का जो एक्सटर्नल रेडियस था वो आर था, और सॉलिड जो था सॉफ्ट उसका जो एक्सटर्नल रेडियस था, रेडियस ऑफ सॉलिड, सॉलिड जो सॉफ्ट है उसका रेडियस आर है। दोनों का वैल्यू निकल गया। अब टी एच और टी एच निकालते हैं, मीन्स टॉर्क इन हॉलो सॉफ्ट। तो टॉर्क जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, हम लोग एक फार्मूला देखे हैं, मैक्सिमम बराबर कितना होता है, टी डिवाइड बाई जेड पी। तो टॉर्क का रेशियो निकलेगा, और ये कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं कि टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, जेड पी का। तो यहाँ से कह सकते हैं टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड पी। जेड पी क्या है, पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो टी एच हो जाएगा और टी एस हो जाएगा सॉलिड और हॉलो। तो जेड हॉलो डिवाइड बाई जेड सॉलिड। अब जेड का वैल्यू कितना होता है वो देखते हैं। तो जेड का जो वैल्यू होता है अगर हॉलो का देखा जाए तो d4 माइनस d4 डिवाइड बाई डी 32d। ठीक है, और सॉलिड का अगर देखा जाए तो सॉलिड का भी होता है तो dq डिवाइड बाई 32, या फिर d4 डिवाइड बाई 32d लिख सकते हैं। तो ये दोनों का रेशियो निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा मेरा, टी एच डिवाइड बाई टी एस इज इक्वल टू आ रहा है मेरा d4 माइनस d4, डी जो हो गया हॉलो का हो गया, यहाँ से नीचे हो गया डी एक हो गया, तो यहाँ से हॉलो का, और इंटू में हो जाएगा ds3 का, ds का क्यूब किसका, सॉलिड का। अब यहाँ से कॉमन लेते आर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं और दोनों का वैल्यू रखते हैं। अगर हम डी एस का भी एक फार्मूला आया था आर, अच्छा इसमें आर कॉमन लेते हैं तो आर के फॉर्म में करते हैं। तो आर के फॉर्म में करेंगे तो सेम आ जाएगा टी एच माइनस टी एस इज इक्वल टू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आर कॉमन लेते हैं 4 में, तो 1 माइनस एन स्क्वायर, एन 4 था तो 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ से आर कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच रहा है मेरा 1 माइनस, यहाँ पर क्या बच रहा है 1 माइनस एन स्क्वायर पावर में 3/2। ये 4 था, ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो बच गया फॉर्म कितना बच गया, 1 माइनस एन का पावर 4 डिवाइड बाई 1 माइनस एन का स्क्वायर 3/2। इसको और सॉल्व करेंगे, इसको फार्मूला पर डालेंगे तो एक फार्मूला इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पे डालते हैं इसको, तो ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूला पे डालते हैं तो ऊपर में मेरा आ जाएगा कितना 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर, नीचे में कितना आ रहा है मेरा 1 माइनस एन स्क्वायर का पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है बच करके, तो 1 माइनस वाला कट जाएगा तो 1 प्लस एन स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा और नीचे में कितना आ रहा है अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर। तो ऑप्शन मेरा डी दिया हुआ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ सिंपल सा यही था, इसमें सिंपल सा यही था कि टी एच और टी एस का अगर सिंपल फार्मूला जानते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, d4 माइनस d4 डिवाइड बाई डी इंटू d3। इसी फार्मूला पर बैठा देना, बाकी एरिया सेम था तो डी एस पता नहीं था, इसीलिए हम लोग पहले ए एस सॉलिड और ए हॉलो को इक्वेट करके हम लोग एरिया का रिलेशन निकालें, उसमें पुट किए तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। ए सर्कुलर शाफ्ट, फिर सर्कुलर शाफ्ट है सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी एंड बेंडिंग मोमेंट एम, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो कितना होता है
बेंडिंग इक्वेशन से पहले तक सिंपल अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो बेंडिंग इक्वेशन मेरा होता है m डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बाई। तो मैक्सिमम कब होगा, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो जो मैक्सिमम होता है ये सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, तो ई ए बेंडिंग स्ट्रेस है, इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो इसको सोल्व करते हैं, अगर हम सिग्मा का वैल्यू लिख रहे हैं तो m बाई डिवाइड बाई आई, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा का जो वैल्यू हो गया m डिवाइड बाई जेड हो गया। और सॉलिड जो सॉफ्ट है, सॉलिड सॉफ्ट का जो जेड का वैल्यू होता है वो कितना होता है मेरा, जेड फॉर सॉलिड कितना हो जाएगा मेरा, तो आई डिवाइड बाई या जेड सॉलिड जो होता है पाई डी क्यू डिवाइड बाई 32 होता है, सॉलिड का पाई डी क्यू बाई 32 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो जेड का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा 32m हो जाएगा डिवाइड बाई पाई डी क्यू, ठीक है। और अगर शियर स्ट्रेस देखा जाए तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कितना होता है, तो 16t डिवाइड बाई पाई डी क्यू होता है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का रेशियो पूछ रहा है, दोनों का रेशियो करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा, अगर सिग्मा डिवाइड बाई टॉ का अगर रेशियो निकालते हैं तो 32m डिवाइड बाई डी क्यू था, और टॉ में कितना था 60t बाई एम हो गया, 8t हो गया बाई डी क्यू से डी क्यू कैंसिल हो गया तो बच गया ये 2 आ गया यहाँ से, तो हो गया मेरा 2m बाई टी, दैट इज 2m बाई टी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी, एक सॉफ्ट दिया हुआ जिसका डायमीटर डी है, इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क टी एंड टी दिया हुआ और बेंडिंग मोमेंट m देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कोई एक सॉफ्ट है, सॉफ्ट इस तरह से अगर कोई सॉफ्ट दिया हुआ है, ठीक है, इस पर क्या बोल रहा है, एक टॉर्क लग रहा है, मान लिया एक टॉर्क लग रहा है टी एंड बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, अगर बेंडिंग मोमेंट भी इस पर लगा जाए m, बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, देन द टॉर्क क्या होता है ना, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट लगता है, और बेंडिंग मोमेंट जब होता है वो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लगता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर टॉर्क देखा जाए, टॉर्क भी है, जब भी ये लगता है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट लगता है, और मोमेंट जो होता है, मोमेंट जब भी लगता है तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट लगता है। अगर बेंडिंग मोमेंट का देखा जाए तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट, और टॉर्क जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट होता है। दोनों का डिफरेंस यही है कि टॉर्क लगता है अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, किसी भी एक्सिस का, किसी भी फ्रेम का या किसी भी शेप का दिया हुआ तो उसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट लगता है, और ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करता है तो उसको बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं या मोमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों लग रहा है, टॉर्क भी लग रहा है और मोमेंट भी लग रहा है, तो कंबाइंड एक्शन आएगा। तो कंबाइंड एक्शन में जो मेरा पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है कंबाइंड एक्शन में तो कितना होता है, पाई डी 16 डिवाइड बाई पाई डी क्यू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अगर कंबाइंड एक्शन में टॉर्क का अगर वैल्यू देखा जाए, कंबाइंड एक्शन में शियर स्ट्रेस का अगर वैल्यू देखा जाए तो उसका जो वैल्यू होता है 16 डिवाइड बाई पाई डी क्यू अंडर स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर होता है। एक प्रिंसिपल स्ट्रेस का अगर देखा जाए तो इसमें भी होता है, तो इसमें हो जाता है क्या, 16 डिवाइड बाई पाई डी क्यू अंडर m स्क्वायर प्लस माइनस, फार्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो फार्मूला मेरा जो हो गया, ये हो गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का इन कंबाइंड एक्शन, अगर कंबाइंड एक्शन में दिया हुआ तब, ठीक है। और ये जो दोनों दिया हुआ प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला दिया हुआ है, या सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है कंबाइंड एक्शन में, जब टॉर्क और मोमेंट दोनों लगता है किसी भी सॉफ्ट का, उस टाइम ये दिया हुआ है प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू और शियर स्ट्रेस का वैल्यू। तो नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर, रेडियस ऑफ डायरेक्शन पूछ रहा है कि सर्किल का कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं जो रेडियस होता है वो कितना होता है, आई डिवाइड बाई ए होता है इसका फार्मूला। तो आई जो होगा अगर सर्किल का देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो पाई d4 डिवाइड बाई 64 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्किल का,
और एरिया देखा जाए तो एरिया कितना होता है π/4 d²। π/4 d², इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है हमें यहाँ पे सॉल्व करने के बाद √2a² डिवाइड बाई 16 आर का वैल्यू। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, तो आर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया मेरा d/4। तो आर के फॉर्म में दिया हुआ, मीन्स रेडियस के फॉर्म में दिया हुआ, तो आर डी बराबर जानते हैं 2r होता है डिवाइड बाई 4r। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच गया मेरा r/2। आंसर कितना हो गया मेरा r/2। सिंपल सिर्फ रेडियस का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, रेडियस ऑफ जायरेशन का, वो होता है i डिवाइड बाई ए। और आई हम लोग जानते हैं सर्किल का कितना होता है πd4 डिवाइड बाई 64। एरिया कितना होता है पाई डिवाइड बाई 4 d²। दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आर जो रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगा वो आ रहा है r/2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इमेजिनरी पेयर ABCD एज शोन इन फिगर। एक पेयर दिया हुआ है 10.8 सपोर्ट ए वर्टिकल लोड सपोर्ट कर रहा है एट द पॉइंट P। द नेचर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एट A ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की वजह से जो लोड उस पर आ रहा है उसके जो नेचर होगा वो पूछ रहा है कैसा होगा। तो इसमें ट्रिक्स हम लोग क्या जानते हैं, दोनों साइड से एक हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं। सबसे सिंपल तरीका यही है कि स्ट्रेस डायग्राम इसका बना लेते हैं। अगर लोड यहाँ पे लग रहा है तो लोड को हम कॉम्प्रेसिव मानते हैं, कॉम्प्रेसिव को हम लोग जहाँ पे लोड लग रहा है उस पॉइंट को कॉम्प्रेसिव मान करके, और कॉम्प्रेसिव को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, और टेंसाइल को हम लोग, ये साइन कन्वेंशन इसका, टेंसाइल को हम लोग निगेटिव ट्रीट करते हैं। तो अगर इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाया जाए तो इस तरह से होगा, और नीचे से बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाया जाए तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया मेरा, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। पूछ कहाँ रहा था ए पे, ए पॉइंट पे पूछ रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। हाँ, द नेचर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एट पॉइंट ए ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। ए पे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसका डायग्राम पहले हम लोग देखें कितना था। ऐसे था स्ट्रेस डायग्राम अबाउट एक्स एक्सिस, और अगर बाई एक्सिस के अबाउट स्ट्रेस डायग्राम देखा जाए तो यहाँ पर कॉम्प्रेसिव है, तो कॉम्प्रेसिव के लिए आगे चल जाएगा, टेंसाइल के लिए हो जाएगा। तो ये कॉम्प्रेसिव हो गया, ये टेंसाइल हो गया, कॉम्प्रेसिव हो गया, ये टेंसाइल हो गया। तो ए पॉइंट पे देखा जाए तो ए पॉइंट पे अगर इस बाई एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो टेंसाइल, और एक्स एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो कॉम्प्रेसिव। तो पूछ क्या रहा है एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो गया कॉम्प्रेसिव, एक्स एक्सिस पे कॉम्प्रेसिव, और बाई एक्सिस पे कितना हो गया मेरा टेंसाइल। तो कह सकते हैं इसका कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल। ऑप्शन देख लेते हैं, कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल सी में। सिंपल, जब भी ऐसा फॉर्म आया कंबाइंड स्ट्रेस का तो स्ट्रेस डायग्राम बना लेना, स्ट्रेस डायग्राम सही करके सिंपल से निकल जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी देखना है, कॉम्प्रेसिव को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं और टेंसाइल को नेगेटिव ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ, से एक्सटर्नल डायमीटर दिया है कॉलम का 250 mm एंड इंटरनल डायमीटर दिया हुआ 150 mm, कैरीज एसेंट्रिक लोड ऑफ 100,000 kN, द ग्रेटेस्ट इसेंट्रिसिटी विच द लोड कैन हैव विदाउट प्रोड्यूसिंग टेंशन। क्या बोल रहा है कि उसमें टेंशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कर्ण। हम लोग एक पार्ट होता है कर्ण, अगर ये सॉफ्ट है, ठीक है, अगर इसको और बड़ा देखा जाए, ये मेरा अगर हॉलो सॉफ्ट दिया हुआ है, हॉलो सॉफ्ट है इंटरनल एक्सटर्नल, तो इसका जो अगर बीच का जो पोर्शन होता है इसेंट्रिसिटी या डी का जो वैल्यू होता है, जहाँ पे नो टेंशन होता है, फॉर नो टेंशन जोन प्रोड्यूसिंग नो टेंशन जोन, तो जो डी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है d² प्लस d² डिवाइड बाई 4d। इतना जो डी डाया होगा, डाया जो होगा फॉर नो टेंशन के लिए, ये जो फार्मूला हो गया d² प्लस d² डिवाइड बाई 4d, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन यह पूछ क्या रहा था यहाँ पर, मेरा इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी कितना होना चाहिए। ई का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम वो कितना होता है, इसका आधा हो जाएगा, तो d² प्लस d² डिवाइड बाई 8d। ये जो हो गया d² डिवाइड बाई d² प्लस d², कर्ण का आधा होता है। अगर इसको कहा जाए तो इसको कर्ण बोलते हैं, डी कर्ण। कर्ण का आधा जो होता है वो एसेंट्रिसिटी होता है, कर्ण बाई 2 करेंगे, डायमीटर ऑफ कर्ण डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला में बैठाते हैं। डी का वैल्यू मेरा दिया हुआ कैप्स डी का 250, स्मॉल डी का दिया हुआ 150। इसको सॉल्व करेंगे तो 250 का स्क्वायर प्लस
100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू 250 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है, मेरा वैल्यू आ रहा है वो 42.5 mm आ रहा है। कुछ नहीं, इसमें बस फॉर्मूला यही लगाना था कि जो डी होता है कर्ण का डायमीटर होता है वो कितना होता है, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4D। कैप्स डी होता है एक्सटर्नल डायमीटर का। और जब ई निकालने के वैल्यू आए तो ई जो होता है मैक्सिमम वो कितना होता है, डायमीटर ऑफ कर्ण डिवाइड बाई 2। एक्सेंट्रिसिटी जो होता है डायमीटर ऑफ कर्ण का आधा होता है। यहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोर रेक्टेंगुलर सेक्शन विथ साइड बी एंड डी। कोर बोले तो वही कर्ण का जो होता है, कर्ण में नो टेंशन के लिए वो पूछा रेक्टेंगुलर पोर्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन पूरा है तो इसका जो कोर बनता है वो रोम्बस बनता है। ठीक है, रोम्बस करने का मतलब है इस तरह से बनेगा इसका पोर्शन जहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये जो वैल्यू होता है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना होता है, b/3 अगर ये टोटल b है तो। और ये जो पोर्शन होता है इतना बड़ा नहीं बनेगा ये। अगर ये मेरा टोटल है तो जो कर्ण होगा वो रोम्बस बनता है। ये जो पोर्शन होता है वो होता है b/3 और ये जो पार्ट होता है वो होता है d/3। ये जो पार्ट हो गया वो b/3, जो पार्ट हो गया d/3। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन विथ साइड बी या डी है तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा इसमें रोम्बस बनेगा। तो रोम्बस बन रहा है सबसे पहले रोम्बस विथ साइड का कितना होगा रोम्बस का, रोम्बस तो बन गया तो इसका साइड कितना होगा तब हम लोग देखते हैं। सिंपल सा अगर इसको और बढ़िया से देखा जाए तो रोम्बस मेरा इस तरह से बना। ये जो पूरा पोर्शन था मेरा वो b/3 था, ये पूरा पोर्शन मेरा d/3 था। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, हमको साइड निकालना है। मान लीजिए x का वैल्यू निकालना है साइड, तो ये वैल्यू मेरा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा b/3 b/6, इसका आधा हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरा d/6। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अंडर स्क्वायर रूट b² प्लस d²/6²। तो इस तरह से मेरा रोम्बस हो गया। और साइड कितना होगा, b² प्लस d² डिवाइड बाई 6 कह सकते हैं, या अंडर स्क्वायर रूट पूरा करते हैं तो b² प्लस d² डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर का अंडर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है, a reinforced cement concrete footing as shown in figure carries a concentrated load P as to produce maximum, क्या बोल रहा है, maximum bending stress due to eccentricity के वर्ड जो maximum bending stress हो रहा है वो पूछ रहा है कितना होगा। About x axis and y axis is 100 and by 150 respectively. If the direct stress due to loading is 175 kN per meter square compressive, then the intensity of resultant stress at corner B पे। कहने का मतलब ये है कि जो x एक्सिस के अबाउट जो दिया उसमें दिया हुआ क्या क्या है, स्ट्रेस जो दिया हुआ x एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, स्ट्रेस y एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है, और डायरेक्ट कंप्रेस दिया हुआ है जो कंप्रेसिव है वो दिया हुआ है। तो पूछ कर रहा है बी पॉइंट पे स्ट्रेस पूछ रहा है कितना होगा एक्सेस एक्सिस पे। तो सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे क्या होता है। तो ग्राफ के लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले अगर कंबाइंड स्ट्रेस का फॉर्मूला आवे तो उसका स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। एक्सेस एक्सिस का वर्क कितना दिया हुआ मेरा, तो 100 दिया हुआ डाटा। यूनिट सेम है सबका तो इसलिए यूनिट नहीं लिखते हैं यहाँ पे। और बाई एक्सिस का वर्क कितना दिया हुआ, 150 दिया हुआ है। और डायरेक्ट कितना दिया हुआ, 175 दिया हुआ। और ये कॉम्प्रेसिव है, हम लोग कॉम्प्रेसिव को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। अब ये दोनों का नेचर देखते हैं कैसा होगा। एक्सिस एंड बाई एक्सिस का जो नेचर होगा एट ए पॉइंट बी पे वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं क्या होगा। तो लोड इसमें लग रहा है, मेरा पॉइंट पी यहाँ है, तो जहाँ पे लोड लगता है उसको हम लोग कॉम्प्रेसिव मानते हैं। तो इसका देखा जाए तो इसका लोड यहाँ पे लग रहा है, तो इस तरह से इसका बनेगा, ये कॉम्प्रेसिव हो जाएगा और ये टेंसाइल हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो इसको अगर इस तरह से बनाते हैं ये टेंसाइल हो जाएगा, ये कॉम्प्रेसिव हो जाएगा। तो बी पोर्शन में पूछ रहा है कितना होगा। तो बाई एक्सिस का वर्ड कितना हो गया, टेंसाइल हो गया। और एक्स एक्सिस का वर्ड कितना हो गया, कॉम्प्रेसिव हो गया। तो एक्स एक्सिस मेरा कितना दिया हुआ था, 100 दिया हुआ था। और बाई एक्सिस कितना दिया हुआ था मेरा, 150 दिया हुआ था। तो 150 मेरा नेगेटिव में हो जाएगा और 100 मेरा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो टोटल जो स्ट्रेस हो गया एट पॉइंट बी पे वो कितना हो गया, 175 तो कॉम्प्रेसिव है, पॉजिटिव ले लिए थे। और
बी पे जो था वो कॉम्प्रेसिव था तो 100 हो गया था, और माइनस में कितना था, वाई एक्सिस के अबाउट जो था वो टेंसाइल था तो उसको माइनस में रखे थे, तो माइनस में 150 आ गया था। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद मेरा कितना आ रहा है, वहाँ से 25, 20 और 100 तो 125, दैट इज़ 125। आंसर देख लेते हैं इसका 125, दैट इज़ बी। सिंपल इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल हम लोग का सिर्फ स्ट्रेस डायग्राम आना चाहिए। तो इसका स्ट्रेस डायग्राम क्या बन रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि कॉम्प्रेसिव लग रहा है, ये निगेटिव हो रहा है। इस तरह से इसमें भी देखें स्ट्रेस डायग्राम, इसको पॉजिटिव निगेटिव कर देना है, पॉजिटिव निगेटिव। कॉम्प्रेसिव को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करते हैं साइन कन्वेंशन में, और टेंसाइल को हम लोग निगेटिव टेंशन एज्यूम करते हैं। कुछ भी एज्यूम करेंगे तो आंसर यही आएगा, बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को पॉजिटिव और टेंसाइल स्ट्रेस को निगेटिव। स्ट्रेस डायग्राम दिया हुआ निकाल लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, रेशियो पूछ रहा है किसका, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस का, केस ऑफ सडनली अप्लाइड लोड दैट इन केस ऑफ द कैजुअली अप्लाइड लोड। जो स्ट्रेस होता है सडनली अप्लाइड लोड में वो कितना होता है, 2W/A। W क्या होगा, लोड हो गया सडनली में, और अगर ग्रेजुअली में देखा जाए तो W/A होता है, लोड बाई स्ट्रेस होता है। तो दोनों का रेशियो अगर निकाला जाए तो रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट इज सी। सिंपल सा था। प्रूफ रेजिलेंस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। प्रूफ रेजिलेंस जो होता है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कहाँ तक करता है, तो इलास्टिक लिमिट तक होता है, जो वो स्ट्रेन एनर्जी करता है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक कौन होता है, ये हुक्स लॉ वैलिड होता है। सिर्फ जो हुक्स लॉ वैलिड होता है, हुक्स लॉ क्या था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ जो वैलिड होता है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है, और हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया। प्रूफ रेजिलेंस जो होता है वो इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है, ठीक है। तो बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर फॉर्मूला पूछ रहा है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन मेंबर कितना होता है, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, सी हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ साइज दिया हुआ है, इज सब्जेक्टेड टू ए शियर स्ट्रेस सब्जेक्ट करा। इफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल, जी का वैल्यू दिया हुआ है, टॉ का वैल्यू दिया हुआ है, तो स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है कितना होगा। तो स्ट्रेन एनर्जी नहीं, टॉ मैक्सिमम होता है, सिग्मा मतलब कि शियर स्ट्रेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, रिजिडिटी कितना दिया हुआ है 10⁵, दोनों का यूनिट सेम है, और साइज दिया हुआ है, वॉल्यूम इसको निकल जाएगा 20 × 100 × 200 × 100 × 50, 200 × 100 × 50। तो पूछ रहा है क्या स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, तभी हम लोग फार्मूला देखे थे पीछे ही। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, बट यहाँ पे स्ट्रेस नहीं शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस के फॉर्म में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है, Q² डिवाइड बाई 2G, Q² डिवाइड बाई 2G इंटू वॉल्यूम। Q² का वैल्यू दिया हुआ 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू जी का वैल्यू दिया हुआ 10⁴ इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 100 इंटू 200 इंटू 50। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ओवरऑल जो आ रहा है वो आ रहा है 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, तो बच जाएगा 50 न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है। स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू 1000 mm² इज 5 मीटर लॉन्ग। मीन्स एक स्टील रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 1000 mm² और लेंथ दिया हुआ है। मीन्स एक रॉड है, इसका लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, इफ ए पुल अब इतना केन इज अप्लाइड, पुल अप्लाइड हो रहा है, मीन्स इस पर टेंशन जो लग रहा है, पुलिंग जो कर रहा है वो 100 केन का लोड लग रहा है। इज सडनली अप्लाइड, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ सडनली अप्लाइड, देन द मैक्सिमम स्ट्रेस। तभी हम लोग देखे थे सडनली अप्लाइड जब होता है तो स्ट्रेस जो होता है सडनली अप्लाइड में कितना होता है, 2W/A। सडनली अप्लाइड कितना दिया हुआ है, तो लोड जो लग रहा है 100 केन का लग रहा है, तो 100 केन यहाँ पर दे देते हैं, तो 100 इंटू केन को न्यूटन में डालते हैं तो 3 हो जाएगा। एरिया कितना हुआ था मेरा 1000 दिया हुआ था mm² में। यहाँ से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है तो न्यूटन mm में आ जाएगा, न्यूटन mm² में वो आ रहा 200 न्यूटन पर mm²। कुछ नहीं, फार्मूला बस याद रखना था 2W/A ड्यू टू सडन स्ट्रेस। सडन की वजह से जो स्ट्रेस होता है मेंबर में
और 2W/A होता है। इसी फॉर्मूला बैठा करके इसको सोल्व करना। सोल्व करने के बाद जो स्ट्रेस आ रहा है मेरा 200 आ रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, टू सर्कुलर बार, टू है, दो सर्कुलर बार है ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, मीन्स जी का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, सेम लेंथ एल का वैल्यू भी सेम है, और अब डायमीटर डी ए, डायमीटर अलग है, डी ए और डी बी रिस्पेक्टिवली, देन द बार आर सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्क, इस बार टॉर्क सेम है, देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बार ए एंड बी इज प्रोपोर्शनल टू, इस पर टॉर्क सेम है। हम लोग देखे थे जब शियर स्ट्रेस सेम था तो जो स्ट्रेन एनर्जी का रेशियो हो रहा था, स्ट्रेन एनर्जी का रेशियो जो हो रहा था वो कितना हो रहा था, d² प्लस d² डिवाइड बाई d², बट यहाँ पे टॉर्क सेम है, तो टॉर्क सेम है तो इसका जो टॉर्क सेम है, और दूसरी बात क्या है कि सेम दोनों सॉलिड ही है, इस डी बी है, तो इसका जो रेशियो होगा स्ट्रेन एनर्जी का वो कितना हो जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी पर हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, हाफ इंटू टी थीटा, थीटा को कन्वर्ट करेंगे टी के फॉर्म में, तो हाफ इंटू टी इंटू थीटा को लिख रहे हैं टी के फॉर्म में, तो टी एल डिवाइड बाई जी आई पी। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको स्ट्रेन एनर्जी को हाफ t² एल डिवाइड बाई जी आई पी। मटेरियल सेम है तो ये दोनों का सेम होगा, डायमेंशन सेम है तो ये भी सेम होगा, लेंथ भी सेम होगा। अच्छा, ये आई पी सेम नहीं, आई पी जो है दोनों का डायमीटर पर डिपेंड करता है, तो आई पी अलग अलग होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं लेंथ सेम होगा, दोनों का लेंथ दिया हुआ है, जी सेम होगा, टी सेम है, टॉर्क सेम है। यहाँ से देख लिए हम लोग, जो यू हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आई पी का, ठीक है, यू जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आई पी का, और आई पी जो होता है सॉलिड सेक्शन का वो कितना होता है, पाई डी क्यू, आई पी होता है पोलर, आई पी हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पाई d4 डिवाइड बाई 32। देखें यू जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आई पी का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आई पी जो होता है सॉलिड सेक्शन का वो कितना होता है, पाई d4 डिवाइड बाई 32। आई पी एक्चुअली होता क्या है, आई जो होता है एक्स एक्सिस प्लस आई बाई एक्सिस जो बराबर होता है उसी को आई जेड एक्सिस कहते हैं, आई जेड एक्सिस का वर्ड जो होता है उसी को पोलर एक्सिस कहते हैं। तो इसका जो आईपी का जो वैल्यू हो गया, आईपी का जो वैल्यू हो गया सॉलिड सेक्शन में वो कितना हो गया मेरा, पाई d4 डिवाइड बाई 32। तो यहाँ पर जो इसे देख सकते हैं कि जो एच का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, किसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आईपी का, यू का वैल्यू। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यू जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डी का, तो यू जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डी का पावर 4 का। तो कह सकते हैं कि यू ए डिवाइड बाई यू बी जो होगा वो इन्वर्सली होगा, मीन्स यू बी नीचे है तो डी ऊपर चल जाएगा, डी बी डिवाइड बाई डी ए का होल पावर 4। ऑप्शन देख लेते हैं, D4 ये हो जाएगा ऑप्शन में, आंसर में मेरा इन्वर्सली हो जाएगा, इन्वर्सली में मेरा, इन्वर्सली देख लेते हैं, इन्वर्सली मेरा है, और डी के पावर 4 का, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, वो पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल बार, वन सिंपली सपोर्टेड एंड अदर फिक्स्ड एंड, आर एक्टेड अप बाय इक्वल लोड्स अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द सिंपली सपोर्टेड बीम एंड द फिक्स्ड एंड बीम। कह रहा है कि दो तरह का बीम है, पहला जो बीम दिया हुआ वो सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है, दूसरा जो बीम है वो फिक्स है, सेम लेंथ है, सेम डायमेंशन है। तो इस पे क्या पूछ रहा है, मिड पॉइंट पे एक लोड लग रहा है, ठीक है, दोनों केस में। तो पूछ रहा है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, इसमें जो स्ट्रेन एनर्जी होगा, मान लीजिए ए हो गया इसको और स्ट्रेन एनर्जी बी हो गया, दोनों का जो रेशियो पूछ रहा है वो कितना होगा। तो स्ट्रेन एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है, अगर स्ट्रेन एनर्जी का देखा जाए बीम के सेक्शन में तो कितना होता है स्ट्रेन एनर्जी, हाफ इंटू पी इंटू डेल एल, ठीक है। था अगर टॉर्क में देखा जाए शॉर्ट में तो कितना होता है, हाफ इंटू टी इंटू थीटा, वही चीज़ अगर लिनियरली देखा जाए तो हाफ इंटू पी लोड हो गया और डेल एल स्ट्रेस हो गया, चेंजिंग लेंथ हो गया। तो ये जो ए लोड दोनों में कांस्टेंट है तो हम बचा डेल एल। तो ये मेरा अगर देख सकते हैं कि यू अगर ए और बी दोनों का निकाला जाए तो जो मेनली निकलेगा तो चेंज इन लेंथ इन ए डिवाइड बाई चेंजिंग लेंथ या डिफ्लेक्शन कर सकते हैं, चेंजिंग लेंथ डिफ्लेक्शन एट
जो डिफ्लेक्शन होगा वो एट बी। तो डिफ्लेक्शन निकालते हैं। डिफ्लेक्शन जो होता है सिंपली सेपरेट बीम में अगर लोड है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा और डेल का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है यहाँ पे, तो पी एल क्यू डिवाइड बाई 48 EI। ये हो गया सिंपली सेपरेट में। यही अगर फिक्स रहता तो फिक्स में कितना होता है, पहला केस देख लिए 48 EI हो गया नीचे में। और अगर फिक्स है अगर फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, तो यहाँ पे अगर लोड लग रहा है पी, तो इसमें जो स्लोप डिफ्लेक्शन होगा एट सी पे वो कितना होता है, फिक्स एंड में जो डिफ्लेक्शन होता है 1 डिवाइड बाई 192। पॉइंट लोड है तो 192 हो जाएगा। अगर इसमें पॉइंट लोड रहता है तो डिफ्लेक्शन जो होता है वो कितना होता है 1 डिवाइड बाई 192 डब्ल्यू या पी जो भी है, मान लीजिए डब्ल्यू है तो LQ/EI। ये अगर यूडीएल रहता है, अगर यहाँ पे यूडीएल रहता है तो 1/385 होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लोड है तो 192 हो जाएगा। फर्स्ट में देखें हम लोग दोनों का रेशियो देखा जाए, अगर UA और UB का, तो उसमें 148 आ गया था और इसमें कितना आ गया था 1 डिवाइड बाई 192। इसको डिवाइड करेंगे सब तो कितना हो जाएगा मेरा 4 आ रहा है, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था यहाँ पर, सिंपल हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हाफ इंटू पी इंटू डेल एल। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी निकाला जाता है हाफ इंटू पी इंटू डेल एल का। अगर डिफ्लेक्शन निकाला जाता है यहाँ पर देख सकते हैं तो पी एल क्यू डिवाइड बाई 48 EI। अगर सिंपल अगर स्ट्रेन एनर्जी निकाला जाए तो इसमें कितना हो जाएगा 93 तो इसको कह सकते हैं कि यू अगर निकाला जाए फर्स्ट केस में तो कितना हो जाता है 196 P² LQ/EI। ऐसे भी कह सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी होता है सिंपली सेपरेट बीम में जब पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे तो कितना होता है 1/96 P² LQ डिवाइड बाई EI। ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल से हम लोग डिफ्लेक्शन का रेशियो निकाल दिए तो वहाँ से आ गया, दैट इज डी। नेक्स्ट है इफ द डेप्थ ऑफ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिड्यूस टू हाफ। जो डेप्थ है वो रिड्यूस कर रहा है तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बीम। डेप्थ ऑफ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, अगर एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसका डेप्थ जो है वो D/2 हो जा रहा है, हाफ हो रहा है, तो स्ट्रेन एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तभी हम लोग देखें कि स्ट्रेन एनर्जी जो होता है, अभी हम लोग देखें कि स्ट्रेन एनर्जी जो था कितना था मेरा P² LQ। अगर सिंपली मानते हैं तो 96 EI, तो L कोई फ़र्क नहीं रहा। I का जो है I में होता है BD/12। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं हम कि U जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है IP का या I का। यहाँ पे अगर लिनियरली है तो I सिर्फ होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ रोटेशनल के फॉर्म में होता है, मीन्स सॉफ्ट में होता है। जब टॉर्सन एक्ट करता है तब होता है पोलर, बट यहाँ पे रोटेशनल नहीं है तो सिर्फ I हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस या बाई एक्सिस। तो यहाँ से कह सकते हैं कि U जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का कितना होता है BDQ/12। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं कि U जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया DQ का, क्योंकि B कांस्टेंट है तो DQ का। तो अगर हम D का वैल्यू D/2 कर दें तो D/2 कर दें तो इसको अगर D/2 करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो U जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 8 का, मतलब 8 टाइम्स हो जाएगा पुराना का, मीन्स U1 का। U2 जो हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा U1 का, दैट इज D हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर देखें हम लोग U जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, और I बराबर जो हो रहा था BDQ/12, या कह सकते हैं कि जो U हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया DQ का, और DQ जो है हाफ हो रहा है तो DQ अगर हाफ करेंगे तो U का वैल्यू कितना चेंज होगा 8 टाइम्स चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द सिस्टम विच इज शो इन फिगर कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिज्मेटिक बार ऑफ सेम लेंथ L एंड सेम एक्सेल रिजिडिटी। 2 लेंथ सिस्टम दिया हुआ है, इस पर बना हुआ है इस तरह से फिगर। तो बोल रहा है कि इसमें रिजिडिटी जो है एक्सेल रिजिडिटी वो दोनों का सेम है, लेंथ भी दोनों का सेम है, मतलब ये L है ये L है। तो अगर इसको हम फ्रैक्शन करें लोड का दोनों साइड में तो देखा जाए तो अगर मान लीजिए इधर F मान लेते हैं तो ये और ये दोनों लोड सेम होगा, बट एक में कॉम्प्रेसिव होगा और एक में टेंसाइल होगा।
इसमें अगर जो लोड होगा तो एक में जो होगा वो टेंसाइल होगा, ये हो गया कॉम्प्रेसिव। टू दी पॉइंट अगर लगता है, मीन्स फोर्स का जो डायरेक्शन है किसी पॉइंट के, जिस पॉइंट के अक्रॉस है या टुवार्ड्स द पॉइंट है, तो इसको कॉम्प्रेसिव बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है। और इस पॉइंट से बाहर की ओर लग रहा है, मीन्स आउटवर्ड लग रहा है, तो उसको हम लोग टेंसाइल बोलते हैं, टेंसाइल नेचर का होता है। ठीक है, तो एक में टेंसाइल लगेगा और एक में कॉम्प्रेसिव लगेगा, बट दोनों में अगर मान लेते एफ होता है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा मेरा पी, दोनों में सेम फोर्स लगेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मान लीजिए इसमें अगर हम मान लेते हैं पी लग रहा है टेंसाइल, तो इसमें पी लगेगा कॉम्प्रेसिव। तो बोल रहा है कि कितना होगा, क्या क्वेश्चन क्या था इसमें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं अब। द सिस्टम लाइज इन द वर्टिकल प्लेन एंड द कैरीज अ वर्टिकल लोड पी एट द जॉइंट एक्स एंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन जॉइंट शेप है। तो हम लोग लोड निकालनी है, लोड जो देखें दोनों में कितना हो गया। मान लिया इसमें एक टेंशन लगा था पी, इसमें कॉम्प्रेसिव लगा था पी। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला स्ट्रेन एनर्जी से अगर निकालते हैं तो डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन बराबर क्या होता है, डेल यू डिवाइड बाई डेल पी, एक्सेल है। यू कितना होता है, यू अगर एक्सेल ही के अगर देखा जाए, मीन्स एक्सेल लोड के अक्रॉस से जब स्ट्रेन एनर्जी होता है वो होता है पी स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 2EI। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी होता है पी स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 2EI। पी स्क्वायर है तो पॉजिटिव निगेटिव अगर एक को पॉजिटिव लेते हैं, एक को निगेटिव लेते हैं, तो स्क्वायर में बैलेंस हो जाएगा। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो होगा सिस्टम का वो कितना हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन एनर्जी अगर देखा जाए सिस्टम का, तो मान लेते हैं एक फॉर्म में देखते हैं, तो स्ट्रेन एनर्जी अगर देखा जाए तो यू बराबर कितना हो जाएगा, 0 से L फर्स्ट केस में पी स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 2EI, प्लस सेकंड केस में फिर हो जाएगा सेम 0 से L पी स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई 2EI। यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये यू का वैल्यू हो गया, तो डेल यू बाई डेल पी, पी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 2P dx हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पी 2 से 2 कैंसिल, बच गया PL, 0 से L था तो यूनिट डाल दिए, x का वैल्यू 0 से L, PL बाई AE प्लस PL बाई AE, दोनों कांस्टेंट, तो यहाँ कितना हो गया 2PL बाई AE। तो जो डेल यू डिवाइड बाई डेल पी, इसी को हम लोग डेल बोलते हैं, और ये कितना हो गया 2PL डिवाइड बाई AE, 2PL डिवाइड बाई AE। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कितना है, 2PL बटा AE का ऑप्शन में है, 2PL बटा AE मेरा सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। इम्पैक्ट टेस्ट पूछ रहा है, वन ऑफ द एस्टिमेट द इम्पैक्ट टेस्ट किस लिए होता है। अगर इम्पैक्ट टेस्ट जो है, इम्पैक्ट टेस्ट होता है किस में होता है, तो टफनेस के लिए होता है। यहीं पर अगर देखा जाए हार्डनेस, ये हार्डनेस लिखा हुआ है, हार्डनेस किससे होता है, तो हार्डनेस निकाला जाता है लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट, लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट। टफनेस हो गया इम्पैक्ट टेस्ट। स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ ही होता है, या क्रशिंग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, स्ट्रेनिंग टेस्ट। एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है डक्टाइल टेस्ट। डक्टाइल टेस्ट जो सॉर्डनेस होता है उससे निकाला जाता है। डक्टिलिटी जो ड्यूरेबिलिटी जो होता है उसको निकालने के लिए हम लोग कौन यूज करते हैं, तो सॉर्डनेस टेस्ट करते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर देख लिए हार्डनेस के लिए क्या हो गया, हार्डनेस के लिए हो गया मेरा लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट। टफनेस के लिए हो गया इम्पैक्ट टेस्ट। स्ट्रेंथ के लिए हो गया क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। और एक हो गया ड्यूरेबिलिटी के लिए कौन सा हो गया, सॉर्डनेस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेनोमेनन टू डिक्रीज, फेनोमेना पूछ रहा क्या है, डिक्रीज टू रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेस। रिवर्सल स्ट्रेस जब भी होता है तो फटीग होता है। रिवर्सल स्ट्रेस में कब होता है, तो फटीग होता है। रिवर्सल और रिपीटेड जो स्ट्रेस होता है उसमें फटीग होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ इट, जो प्रॉपर्टी जो क्या कहते हैं, को अलाउ करा कि इसको डिफॉर्म कंटिन्यूसली एट स्लो रेट। जो किसी मटेरियल को एक्सटेंड कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म कर रहा है, बट स्लो रेट से, विदाउट फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रहा बट डिफॉर्म हो रहा। कह सकते हैं कि स्ट्रेस कांस्टेंट है और डिफॉर्म कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्रीप बोलते हैं। क्रीप जो डिफॉर्म होगा बट स्ट्रेस चेंज नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्ट्रेस बिलो, वैसा स्ट्रेस जिसके पीछे क्या हो रहा है, मटेरियल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस, वैसा स्ट्रेस जिसके नीचे एक प्रोबेबिलिटी नहीं है रिवर्सल स्ट्रेस के बाद ही फेल होने का, उसको क्या करता है, तो उसको इंडोरेंस लिमिट बोलते हैं, उस लिमिट को इंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं 3 हिंज पैराबोलिक आर्क, 3 हिंज पैराबोलिक आर्क में हम लोग जानते हैं कि मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है, 3 हिंज पैराबोलिक आर्क में मोमेंट जीरो होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये 3 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि मोमेंट जो होगा जीरो होगा 3 हिंज पैराबोलिक आर्क में। रिब इज एक्टेड अपॉन बाय द सिंगल लोड, इस पर एक सिंगल लोड लग रहा है, अगर लेफ्ट क्वार्टर पर, अगर इस तरह से मेरा हिंज है, इस पॉइंट पे एक लोड लग रहा है, पॉइंट लोड इंक्रीज एंड द पॉइंट ऑफ द सेगमेंट राइज इज इंक्रीज्ड एंड द स्ट्रेन ऑफ आर्क डिटेल्स सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द अदर डिटेल्स, द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मतलब राइज जो है सेंट्रल राइज इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर जो दिया हुआ है सेंट्रल राइज इंक्रीज कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को जानते हैं कितना होता है, W अगर पॉइंट लोड है WL डिवाइड बाई 8H, इसका जो फार्मूला होता है WL डिवाइड बाई 8H, जो हॉरिजॉन्टल अगर मान लिया जाए ये मेरा 3 हिंज आर्क है, एक हिंज है, यहाँ पर जो H लगता है हॉरिजॉन्टल वो कितना होता है WL डिवाइड बाई 8H। H क्या हो गया, जो हॉरिजॉन्टल राइज हो गया, ये जो राइज हो गया उसको H बोलते हैं और जो टोटल लेंथ है उसको L बोलते हैं, तो फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर सेंट्रल राइज इंक्रीज करेगा तो थ्रस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि H जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, H जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, H का, मीन्स सेंट्रल राइज का, तो डिक्रीज करेगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से नहीं दिख रहा, फॉर डिक्रीज मटेरियल द मस्ट अप्रोप्रिएट फेल्यूर, फॉर डिफॉर्म मटेरियल क्या बोल रहा है, फॉर क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है इसमें, फॉर क्या लिखा हुआ है, इसको वजन कराने देते हैं, क्वेश्चन दिख नहीं रहा, बट इसमें दिया हुआ मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी, हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी जो होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो होता है और डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है। अगर क्वेश्चन होगा किसके लिए पूछ रहा है, डक्टाइल पूछ रहा है तो शियर स्ट्रेस हो जाएगा, और ब्रिटल पूछ रहा है तो रंकाइन थ्योरी होगा। अगर यहाँ पे शियर स्ट्रेस थ्योरी दिया हुआ तो शियर स्ट्रेस थ्योरी जो वैलिड होता है किसके लिए वैलिड होता है, डक्टाइल मटेरियल के लिए, और प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो वैलिड होता है वो किसके लिए वैलिड होता है, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए। यही क्वेश्चन अगर इसमें होगा तो इसका आंसर इसी के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नहीं दिख रहा है, न्यूमेरिकल है, इसको भी रहना देना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से पूछा रिलेटेड है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या होता है, हम लोग जानते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होता है जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा L बाई 2 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, L बाई 2 होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो L बाई 2 होता है। इसी को अगर हम सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2, या 2 से 2 कैंसिल, तो इसी को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 जो होता है लेस देन इज इक्वल टू सिग्मा L होता है। बट एक्चुअली जो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है लेस देन इक्वल टू L बाई 2 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, L का हाफ होता है, हाफ द एल्ड स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हाफ द एल्ड स्ट्रेस। तो यहीं से निकाल देना, जो भी क्वेश्चन होगा इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। फॉर द डिजाइन ऑफ कास्ट आयरन को डिजाइन के लिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी, अभी हम लोग देखें ब्रिटल मटेरियल के लिए कौन सा होता है, जो कास्ट आयरन जो है वो ब्रिटल मटेरियल है, कास्ट आयरन जो है वो ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग कौन सा यूज होता है, तो रंकाइन थ्योरी यूज होता है, दैट इज रंकाइन थ्योरी। नेक्स्ट क्या है, consider the flowing stability in the unidimensional stress system, principal plane is defined as, बोला प्रिंसिपल प्लेन, तो प्रिंसिपल प्लेन हम लोग जानते हैं जहाँ पे शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू हो 0 हो और नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है इस पर मैक्सिमम होता है, या प्रिंसिपल स्ट्रेस इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रिंसिपल प्लेन कौन सा प्लेन होगा, शियर स्ट्रेस 0 होगा, पहला तो सही हो गया। नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम नहीं होता है।
नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। में से 1 और 4 सही है, 1 और 4 मेरा सी में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ एन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शेयरिंग, प्योर शेयरिंग में है, प्योर शेयर सिर्फ इस पे लग रहा है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्योर शेयर रहा मतलब कह सकते हैं कि प्योर शेयर में क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो 0 होगा, बट प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिग्मा 1 या सिग्मा 2 जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, अंडर स्क्वायर रूट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में और होता है, अगर पूरा फार्मूला अगर देखा जाए प्रिंसिपल स्ट्रेस का, अगर पूरा फार्मूला देखा जाए प्रिंसिपल स्ट्रेस का सिग्मा 1 या सिग्मा 2 का, तो कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस, पूरा नहीं लिखा पा रहा है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस टाउ का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टाउ स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो 0 है, प्रिंसिपल स्ट्रेस का फिर पूछ रहा है, जब नॉर्मल स्ट्रेस 0, प्योर शेयर के केस में जो नॉर्मल स्ट्रेस का जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट 0 प्लस टाउ का स्क्वायर, सिर्फ शेयर स्ट्रेस है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर हो गया तो सिर्फ टाउ होगा, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं तो टाउ हो जाएगा, दैट इज x बाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टील केबल ऑफ 8 सेंटीमीटर डायमीटर इज यूज टू लिफ्ट लोड 500 गिवन दैट ई दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ द केबल इज 10 मीटर, देन इलोंगेशन ऑफ द केबल ड्यू टू द लोड, इसका सेल्फ जो लोड है उसके वजह से कितना हो रहा है वो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो चेंजिंग लेंथ हो जाएगा केबल में कितना होगा, PL बाई ए होगा। ये बोल रहा है स्टील केबल ऑफ 8 सेंटीमीटर डायमीटर है या 2 सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है, डायमीटर इज यूज, तो यहाँ से एरिया निकाल लेंगे हम लोग, एरिया निकाल लेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर से, जो भी दिया हुआ है उससे, यूज टू ई का वैल्यू दिया हुआ है, एल पता है 10 की पता है, लेंथ दिया हुआ कितना 10 मीटर, ए पता है, एरिया निकालनी है, यहाँ से ई दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, इसमें केवल यूज टू लोड, हाँ लोड दिया हुआ है 500 kg का, ये दिया हुआ तो डेल चेंजिंग निकल जाएगा, सिंपल सा तो है, चेंजिंग लेंथ इज इक्वल टू कितना होता है, PL डिवाइड बाई ए, पी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो डेल यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ए माइल्ड स्टील बार इज 3 पार्ट, इच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ सबका सेम है, डायमीटर ऑफ द पार्ट ABCD, डायमीटर अलग अलग दिया हुआ है, फिगर में भी दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली देन द बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल 4 टन का है, अब इन फिगर पूछना क्या चाह रहा है ये, ई भी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, द एलोंगेशन इन द 3 पार्ट ऑफ द बार आर del 1 del 2 del 3 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट टू लिस्ट ऑफ द इलोंगेशन। अच्छा, इलोंगेशन का रेशियो पूछ रहा है, तो अभी हम लोग देखिए इलोंगेशन जो होता है कितना होता है, PL डिवाइड बाई AE, P सब में सेम है, L सेम है, E सेम है, फिर एरिया जो है वो अलग है क्योंकि डायमीटर यहाँ पे अलग है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो डेल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, D का स्क्वायर का, क्योंकि एरिया स्क्वायर होगा पाई बाई 4D स्क्वायर। तो जिसका डायमीटर कम है उसका जो डेल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इसका डायमीटर कम है उसका जो डेल होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ से देखते हैं फिगर में सबसे कम किसका डायमीटर है, तो del 1 है, तो मैक्सिमम जो हो जाएगा del 2 हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि इसका डायमीटर कम है, तो del 2 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, सबसे ज़्यादा इसमें कौन होगा वो पूछ रहा था, सबसे ज़्यादा कौन इसमें होगा, तो मेरा सबसे ज़्यादा 1 हो जाएगा, और सबसे कम कौन होगा जिसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा डायमीटर कितना है, del 3 का, तो del 3 कितना हो जाएगा मेरा 1/9, दोनों का रेशियो निकालेंगे del 2 बाई del 3 का, तो कितना हो जाएगा 1/9, या फिर कह सकते हैं 9, तो आंसर मेरा ये हो गया। सिंपल से इसमें ट्रिक्स लगाना था, डेल जो होता है कितना होता है PL बाई ए, यहाँ पर से देख रहे हैं कि ई मेरा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, ए वेरी कर रहा है,
तो डेल जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डायमीटर का स्क्वायर का। जिसका डायमीटर कम रहेगा उसका जो इलोंगेशन होगा वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है, ए स्टील बार 2 मीटर लॉन्ग फिक्स्ड एट बोथ एंड। वो स्टील बार है उसको फिक्स किया हुआ है दोनों एंड का, ठीक है, एंड 20 डिग्री सेल्सियस पे। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का वैल्यू दिया हुआ है। इफ़ द टेम्परेचर चेंज्ड टू 18 डिग्री सेल्सियस, अगर अपनी 18 डिग्री हो गया मीन्स कूल हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस 20 और 18 तो माइनस में हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर 18 है मीन्स कम आ रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस मीन्स ये कूल हुआ। तो कूल होगा देन द बार विल बी एक्सपीरियंस ए। अगर कूल हो रहा है तो हम लोग जानते हैं कि जब ठंडा होता है तो इसमें जो होगा वो टेंसाइल होगा। जब हीट करते हैं तो जो बार होता हीट करते हैं तो बार होता है तो फैलता है, बट फिक्स के वजह से कॉम्प्रेस हो जाता। तो यहाँ पे कूलिंग हो रहा है तो कूलिंग में क्या होगा, ये बार के एक्सपेंड करेगा तो ये कह सकते हैं कि ये टेंशन जनरेट होगा इसमें। कूलिंग में क्या होता है, टेंशन होता है, और कॉम्प्रेसिव कब होता है, जब हम हीट करते हैं। तो हीटिंग में होता है कंप्रेसिव होता है, कूलिंग में होता है टेंसाइल होता है, जब दोनों एंड फिक्स है। तो पहला केस तो निकल गया कि टेंसाइल, उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। और स्ट्रेस कितना डेवलप होता है वो देखते हैं। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है थर्मल स्ट्रेस का, तो कितना होता है अल्फा टी ई, ठीक है। अल्फा का वैल्यू मेरा दिया हुआ 11 × 10⁻⁻6, टी कितना है 2, और ई कितना दिया हुआ मेरा 2 × 10⁻6। यहाँ से यहाँ कैंसिल किए हैं तो 11 दूना 22 दूना 44। तो सिग्मा का जो वैल्यू आ गया 44 आ गया। और किस में आया, पहला तो टेंशन था तो टेंशन में आ जाएगा, तो 44 मेरा आ जाएगा टेंशन में, दैट इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या कर रहा है, एक कास्ट आयरन ब्लॉक ऑफ 5 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया 47 देखते हैं क्या है, कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन के लिए हम लोग कौन यूज करते हैं थ्योरी, रंकायन थ्योरी। अगर थ्योरी देखा जाए फेब्रुअर में तो रंकायन थ्योरी। ब्लॉक ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है 5। द क्रॉस सेक्शन कैरीज एन एक्सेल टेंशन कर रहा है 10 टी का। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द ब्लॉक, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है σ1 - σ2 डिवाइड 2। सिग्मा स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है, बट एक्सेल है तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक का वैल्यू हम अगर 0 कर देते हैं तो जो दूसरा वैल्यू हो जाएगा σ1/2। यहाँ से कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस हो गया शियर स्ट्रेस वो कितना हो गया σ/2। सिग्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू जो होता है लोड बाई एरिया। तो लोड कितना मेरा दिया हुआ है 10 टन का, तो 10 अगर केजी में करेंगे तो 1000 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और एरिया कितना दिया हुआ था 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 5 दूना 10, 10 कैंसिल, बच गया 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सिंपल से यही लगाना है। टॉ जो होता है वो कितना होता है σ1 - σ2 डिवाइड बाई 2। σ2 0 हो गया और σ1 का जो वैल्यू होगा P/A हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो जो टॉ का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा P/2A हो जाएगा। दोनों का फॉर्मूला धर देंगे, फॉर्मूला पे मेरा आ जाएगा। नेक्स्ट है इलास्टिक बार, क्या दिया हुआ है, इलास्टिक बार ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी दिया हुआ, W दिया हुआ, सेल्फ वेट W दिया हुआ। इन हैंगिंग वर्टिकली इट सब्जेक्टेड टू ए लोड P अप्लाइड एक्सियली एट द बॉटम एंड देन द टोटल इलोंगेशन। कहने का मतलब ये है, एक मेरा कोई एक बार है, इसका अपना खुद का वेट W है, इसके वजह से एक W लगा हुआ, एक एक्स्ट्रा लोड लगा हुआ इस पर P, तो पूछ रहा है कि इलोंगेशन कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं सेल्फ वेट के वजह से जो इलोंगेशन होता है कितना होता है PL/2WA, या फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं γL²/2E सेल्फ वेट के वजह से। और जो एक्सटर्नल लोड होता है, एक्सटर्नल लोड के वजह से कितना होता है PL/AE एक्सटर्नल लोड के वजह से। तो पूछ रहा टोटल कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो WL/2E होता है, तो ये नहीं है, WL/2AE हो गया प्लस PL/AE होगी, इसमें 2 नहीं होगा, इसमें 2 नहीं होगा तो बच गया ये। इसी को अगर दूसरा फॉर्म में रहता तो γL² डिवाइड बाई 2E प्लस PL/AE ऐसे भी दे सकता था, तो भी होता। तो इस तरह से मेरा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। ए लॉन्ग कंस्ट्रक्शन मेंबर, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर देख लेते हैं बढ़िया से। आप क्वेश्चन देखते हैं। ए लॉन्ग कंस्ट्रक्शन मेंबर ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन टू बी लिफ्टेड यूजिंग द रोप एट C एंड D, दिस कॉज्ड बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट। बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट करने पर इसमें UDL का काम करेगा, UDL डाला हुआ है। अगर कोई बीम अगर सेल्फ वेट के लिए बोला जाए
तो अगर ये बीम है मेरा, ये बीम है सेल्फ वेट के लिए, तो सेल्फ वेट करने का मतलब जो यूनिफॉर्मली इस पर जो वेट लग रहा है, या फिर यूडीएल भी बोल सकते हैं, तो सेल्फ वेट के वजह से बोल रहा है। एज सो इन फिगर टू मिनिमाइज द पीक वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए तो पेंडिंग मोमेंट द ओवर हैंगिंग बी शैल बी सच दैट, मिनिमाइज के लिए करना, तो जो ओवर हैंग बी को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा पी को, तो जो दोनों का मोमेंट है इसका सपोर्ट मोमेंट एम सपोर्ट इज इक्वल होना चाहिए एम एट सेंटर, दोनों का जो मोमेंट हो जाए, सपोर्ट का पर को मोमेंट और सेंटर पर जो मोमेंट जो बराबर हो जाए, तब इसका जो वैल्यू होता है वो मिनिमाइज होता है। इस तरह से इसका कह सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा आंसर वो बी हो जाएगा, दोनों इक्वेट कर देंगे तब। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन 50 नंबर, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ए कंटिन्यूअस बीम सपोर्ट एट ए सी ई। इस तरह से बिगर दिया हुआ है, क्या बीम सपोर्ट ए सी ई विच द शियर फोर्स डायग्राम है, सुनने शियर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है, मीन्स एस एफ डी दिया हुआ है, एस एफ डी दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है इसमें वो देखते हैं। अच्छा, इसमें लोड डायग्राम पूछ रहा है, यहाँ पे क्या लोड लग रहा है। एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट द पॉइंट बी, बी कहाँ है, बी पे कॉन्सेंट्रेटेड सिंपल सा है। अगर ये मेरा बी है, यहाँ पर अगर ऊपर की ओर लगा है, फिर नीचे आया, मीन्स यहाँ पर एक लोड लगा नीचे की ओर, तब नीचे घुमा है, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट पॉइंट बी, बी पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो कह सकते हैं कि बी पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है। ठीक है, क्योंकि लोड लगेगा तभी नीचे की ओर डाउनवर्ड आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, मीन्स यहाँ पे एक सपोर्ट मोमेंट होगा, बी पे एक सपोर्ट है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट द पॉइंट डी, डी पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, डी पे यूडीएल है, मतलब सी से लेके ई तक अगर चेंज हो रहा है मेरा, लिनियरली चेंज है, तो यहाँ पर यूडीएल डाला हुआ है। यहाँ से कह सकते हैं अगर मेरा इसका लोड डायग्राम अगर देखा जाए, लोड डायग्राम देखा जाए, तो यहाँ से कोई एक सपोर्ट ये है, यहाँ से लगा रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है सपोर्ट, या फिर कह सकते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अगर यहाँ है तो ये मेरा सपोर्ट लोड हो गया, यहाँ से एक पॉइंट लोड हो गया नीचे की ओर, यहाँ से फिर कांस्टेंट है, तो कह सकते हैं। और दूसरा जो इधर से देखा जाए सी के बाद, तो सी के बाद मेरा यूडीएल डाला हुआ है, सी के बाद जो डाला हुआ है मेरा, मान लेते हैं ए है, सी है, सी और डी पे मेरा वायरिंग करा लिनियरली, यहाँ पर जब भी होगा तो यूडीएल होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड अगर डी पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड नहीं होगा, ये डी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, तो सी से ई जो हो गया यूडीएल है, तो इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग ऑन द पोर्शन सी, ई तो सही हो गया। सिर्फ इसमें सही डालना है कि लोड डायग्राम क्या है। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पे एक दूसरा और एक बात आएगा, तो इसमें एक बी पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, क्योंकि एक बार जब स्लोप चेंज करता है शियर फोर्स, तो वहाँ पे पॉइंट लोड लगता है। अगर डायरेक्ट चेंज कर रहा है शियर फोर्स डायग्राम का जो स्लोप है वो अगर डायरेक्ट चेंज करता है तो वहाँ पर एक पॉइंट लोड लगता है। और अगर लिनियरली चेंज करता है शियर फोर्स डायग्राम का जो ग्राफ है, अगर लिनियरली चेंज कर रहा है तो वहाँ पे यूडीएल होता है। तो लिनियरली चेंज कर रहा है तो यूडीएल। इसीलिए देखते हैं अगर जो डिफ्रेंशिएट करेंगे में स्लोप जो होता है शियर फोर्स का dF/dx, वो क्या देता है मेरा, वो लोड डायग्राम देता है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि द स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम इज इक्वल टू लोड डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्लोप, तो इसका जो स्लोप होता है यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम का, तो ये लीनियर है, तो यहाँ पे यूडीएल हो जाएगा, तो ये बीच में यूडीएल हो गया। और यहाँ पर एक पॉइंट चेंज डायरेक्ट चेंज होता है तो उसको एक पॉइंट लोड होता है। तो पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड लोड डी पे नहीं है, डी पे पॉइंट पे कुछ नहीं है। तो 1 और 3 मेरा सही है, 1 और 3 मेरा बी में सही है। तो यहाँ पर हम लोग इतने तक रहने देते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग देखें 1 घंटा का हो गया, ये पार्ट 1 आवर हो गया, तो इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं तक रहते हैं। तो हम लोग इस पार्ट में 113 से सॉल्व किए हैं, 150 तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे हम इस 150 से आगे का सॉल्व करेंगे, ताकि ज़्यादा लंबा नहीं करते, वो 1 आवर लगभग हो जाता है। हर पार्ट में हम लोग 1 आवर लेकर के चल रहे हैं। 1 घंटा में जितना सॉल्व हो सकता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन उतना सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं हम। इस पार्ट में 113 से लेकर के 150 तक हम लोग सॉल्व किए हैं। लगभग जो भी क्वेश्चन हो, तो नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट को यहीं पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं।